नमस्कार दोस्तों, नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे पूरी खबर को। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसानों के चक्का जाम पर बोले राहुल गांधी, देश हित में है सत्याग्रह, कृषि कानूनों को बताया घातक। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के चक्का जाम का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि अन्नदाताओं का सत्याग्रह देश हित में है और तीनों कृषि कानून राष्ट्र के लिए घातक है। बता दें कि राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में शनिवार को चक्का जाम किया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं बात करते हैं अगली खबर के बारे में। हैकर्स ने एयरटेल के नेटवर्क पर सैन्य कर्मी का डेटा किया लीक, कंपनी का सेंध से इनकार। आपको बता दें, एक हैकर समूह ने जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे सैन्य कर्मी का डेटा कथित तौर पर लीक कर दिया है। हालांकि कंपनी ने अपनी प्रणाली में किसी तरह की सेंध से इनकार किया है। इस समूह का नाम रेड रैबिट टीम है। समूह ने कुछ भारतीय वेबसाइट को हैक कर डेटा को उन पोर्टल के वेब पेज पर डाला है। बता दें कि हैकरों ने साइबर सुरक्षा शोधकर्ता राजशेखर राजहरिया के एक ट्वीट के जवाब में इन वेब पेज के कुछ लिंक साझा किए हैं और मीडिया संगठनों को इसे टैग किया। इस बारे में भारतीय सेना को भेजे गए सवाल का जवाब नहीं मिला है। हालांकि सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि हमें इस तरह की सूचना की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने गलत मंशा से किया होगा। साथ ही बंगाल में गरजे जेपी नड्डा, ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल के नदिया इलाके में नड्डा परिवर्तन रैली की शुरुआत करेंगे। वहीं इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि पता नहीं दीदी इतना क्यों डरती हैं, मैं जहां भी जाता हूं वहां जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में दिए हैं, लेकिन ममता दीदी ने किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दीदी ने राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फायदे से महरूम रखा और जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कह रही हैं कि हम किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर वालों के लिए इंटरनेट को लेकर बड़ी खुशखबरी। 18 महीने बाद फिर से शुरू हुई 4G इंटरनेट सेवा। आपको बता दें कि कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब वहां के लोग भी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। दरअसल धारा 370 निरस्त होने के बाद 5 अगस्त 2019 से ही पूरे जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की सेवाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति अब दे दी है। हालांकि यहां 25 जनवरी से 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल करने की अनुमति मिल चुकी थी। इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी। बता दें कि कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को फैसला सुनाया था। इसी दौरान कोर्ट ने बताया था कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है। यह लोगों का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जीने के हक के बराबर ही होता है, इसलिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा समय के लिए बंद नहीं किया जा सकता है।
साथ ही 7th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उसे देखते हुए सरकार उन कर्मचारियों के सैलरी को बढ़ाने के लिए सोच रही है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के अच्छे कामों को महसूस करते हुए मोदी सरकार ने उन्हें उपहार दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकारी कर्मचारियों को अब लीव, ट्रैवल कंसेशन, कैश पर इनकम टैक्स नहीं देने होंगे। बता दें कि डीएनए इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एलटीसी को कोविड-19 महामारी के कारण कर छूट में रखा गया है। सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की जेब में और पैसा आएगा। साथ ही भारत रत्न देने की मांग पर आया रतन टाटा का रिएक्शन, कही दिल छूने वाली बात। आपको बता दें दोस्तों कि देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने की मांग हो रही है। ट्विटर पर भारत रत्न फॉर रतन टाटा नाम से अभियान चल रहा था, जिस पर अब रतन टाटा ने एक दिल छूने वाली बात कही है। उन्होंने लोगों से इस तरह की अभियानों को बंद करने की अपील की है। बता दें कि रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया के एक वर्ग की ओर से व्यक्त की गई भावनाओं को मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के अभियानों को बंद कर दिया जाए। रतन टाटा ने कहा कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारतीय हूं और भारत की वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रयास कर रहा हूं। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग की। इसके बाद देखते ही देखते लोगों की मांग बढ़ती गई और ट्विटर पर ट्वीट की बाढ़ आ गई। सब लोग ट्विटर पर रतन टाटा को भारत रत्न देने का समर्थन करने लगे, जिसके बाद रतन टाटा और भारत रत्न फॉर रतन टाटा हैशटैग टॉप ट्रेंड में आ गया। बता दें कि उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी रतन टाटा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं। ट्विटर की बात करें तो उनके वहां पर 93 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। वो अपनी ज़िंदगी से जुड़े कई अनुभव इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर चुके हैं। साथ ही सीएम योगी की बड़ी पहल, यूपी के हर मंडल में बनेगा एक सैनिक स्कूल। आपको बता दें, प्रदेश की योगी सरकार छात्रों को सस्ती और गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खासकर छात्रों में शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी प्रदेश के मैनपुरी समेत 3 जिलों में सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जाते हैं। यूपी में 3 सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी में सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। इसी बीच बिहार में शराबबंदी पर बड़ा फैसला, अब प्रशासन हुआ सख्त, होगी कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना में शराबबंदी को और सख्ती से लागू कराने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल अब यहां पर अगर किसी मकान या फिर दुकान से शराब बरामद होती है तो मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लिया जाएगा। इस बात को शुक्रवार को पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी शराब भंडारण के लिए मकान, दुकान या फिर गोदाम का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो स्थानीय प्रशासन सब जब्त कर लेगा। बता दें कि अभी हाल ही में पटना पुलिस ने करोड़ों रुपए की शराब बरामद की थी। शराब की यह बरामदगी बाईपास पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थित एक गोदाम से की गई थी। इसके साथ ही संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी को लेकर अहम बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं।